नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हमारी क्लास का शुभारंभ होने जा रहा है और चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय शासन की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जिस समय राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, उस समय लोग आपस में मिलजुल करके अपनी योजनाएं बनाया करते थे, अपनी प्लानिंग्स बनाया करते थे और वहीं से शुरुआत होती है स्थानीय शासन की, यानी कि स्थान के लोगों के द्वारा खुद शासन का संचालन करना, इसे स्थानीय शासन कहा जाता है। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ी, राज्य धीरे धीरे राष्ट्र राज्यों में बदलने लगे, क्योंकि शुरुआत अगर हम देखें तो कबीलों से हुई थी। जब लोग प्रारंभिक दौर में एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, एक दूसरे से बहुत दूरियां बना करके रहते थे, इंसान को इंसान से डर लगता था, वहीं से एक दौर शुरू हुआ जिसे हम कबीलों का दौर कहते हैं। लोग मिलजुल करके रहने लगे, किसी एक व्यक्ति को अपना नेता बनाया गया, मिलजुल करके ही कार्य कैसे करने हैं योजनाएं बनाया करते थे। उस नेता को वो प्लान देते थे, नेता उन प्लानों को एग्जीक्यूट करता था। इस व्यवस्था ने आगे चल करके एक राजा के पद को जन्म दे दिया। वर्तमान समय में पूरी दुनिया लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की ओर अग्रसर हो चुकी है। हम वर्तमान समय में राष्ट्र राज्यों में रह रहे हैं, ऐसे राष्ट्र राज्यों में जहां पर एक सरकार पूरे देश के शासन का संचालन करती है। अब सोचिए 2 मिनट के लिए, भारत जैसा देश जहां पर लगभग 1.31 करोड़ के आसपास, 1 अरब 31 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, क्या ये संभव है कि यहाँ एक सरकार यानी कि जो केंद्र में सरकार है वो पूरे देश पर अपना फोकस कर सके, अपना ध्यान दे सके? हमारे घरों के आसपास हम जिन रोज़मर्रा की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या हमारी केंद्र सरकार कर सकती है? हमारे आसपास गंदगी के स्थान पर स्वच्छता यानी कि सफाई व्यवस्था, हमारे लिए जलापूर्ति, बिजली की व्यवस्था, आसपास खेल के मैदानों की व्यवस्था, इन सभी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। संभव नहीं है कि केंद्र सरकार पूरे देश में स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन कर सके। ना ही ये संभव है किसी राज्य सरकार के लिए। हालांकि एक समय था आज़ादी के बाद भारत में राज्य सरकारें स्थानीय शासन को संचालित करती थी, मतलब संवैधानिक आधार नहीं था स्थानीय शासन का। प्रत्येक राज्य भारत का जो था वो अपने यहाँ पर अपने अनुसार स्थानीय शासन को चलाता था, ना समय पर चुनाव होते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा दौर आया जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि अब पूरे देश में जो स्थानीय शासन का एक मॉडल होगा वो एक जैसा होगा। पूरा भारत एक ही प्रकार के स्थानीय शासन से संचालित किया जाएगा। किसी राज्य के द्वारा स्थानीय शासन के लिए अलग से अपने नियम, रूल और रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं संवैधानिक स्थानीय शासन की व्यवस्था। बिल्कुल, स्थानीय शासन मतलब गांव और जिले की सरकार का शासन जो होता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। आपने ठीक कहा है। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट और देखते हैं हम सबसे पहले जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो स्थानीय शासन का अर्थ क्या है। तो स्थानीय शासन को हम लोकतंत्र की आधारशिला कह करके पुकारते हैं। किसकी आधारशिला? हम लोकतंत्र की इसको आधारशिला कह करके पुकारते हैं कि दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र है तो वहाँ पर स्थानीय शासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्थानीय शासन नहीं है तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि देश की सरकार, देश यानी कि राष्ट्र के बहुत सारे मामले होते हैं, उन पर और अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। राज्य सरकारें जो होती है, जैसा कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये सभी राज्य हैं, यहाँ की जो सरकारें होती है उनके पास में भी बहुत सारे काम होते हैं, वो स्थानीय शासन पर अपना ध्यान नहीं दे सकती। तो स्थानीय शासन को संचालित करने के लिए स्थानीय शासन यानी कि गांव और शहर का शासन वहीं के लोगों के द्वारा संचालित होना चाहिए, उसी को हम स्थानीय शासन कहते हैं और इसीलिए इसे लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। यह शासन जनता का सबसे निकटतम शासन होता है, ये जनता के सबसे निकट है। स्थानीय शासन क्यों है जनता के सबसे निकट? क्योंकि
जनता की भागीदारी से ही स्थानीय शासन को संचालित किया जाता है। आप अगर सबसे छोटी इकाई के रूप में गांव में चले जाइए, गांव के एक ही गांव के लोग अपने यहाँ से एक सरपंच का चुनाव करते हैं। गांव का एक सरपंच होता है, जनता में से ही एक व्यक्ति होता है, यानी कि उसी गांव का होता है। जनता उसको बहुत करीबी से जानती है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति सरपंच बना है वो भी अपने सभी वोटर्स को बहुत नज़दीकी से जानता है, सभी लोगों को बहुत नज़दीकी से जानता है, इवन नाम से भी जानता है कि ये व्यक्ति कौन है और किस जगह पर क्या समस्याएं हैं, हमारे गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान हमें कैसे करना है। अगर हम शहर की बात करें तो एक छोटा सा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं एक, जहां से हम पार्षद का चुनाव करते हैं, वार्ड जो बनाया जाता है, उस वार्ड में भी एक पार्षद जो कि वहीं का स्थानीय निवासी होता है, वो वहाँ रहने वाले सभी लोगों को बहुत नज़दीकी से जानता है और वहाँ की समस्याओं के बारे में उसे पता होता है कि वहाँ पानी की समस्या है या खेल के मैदान की समस्या है या अन्य किसी प्रकार की वहाँ पर कोई समस्या है और उसका समाधान कैसे करना है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों के सबसे निकट शासन होता है। अगर हमारे घर के आसपास हम किसी समस्या से पीड़ित हैं, वो चाहे गंदगी की समस्या हो और वो चाहे खेल के मैदान न हो और अन्य प्रकार की समस्याएं, हम अगर राज्य सरकार के पास जाकर के इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड हैं और बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। अगर हर एक गांव और हर एक वार्ड का व्यक्ति राज्य सरकार से गुहार लगाए कि उनके यहाँ पर ये समस्या, उनका समाधान करना है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा एक राज्य सरकार के लिए। लेकिन जब स्थानीय शासन बना दिया जाता है, स्थानीय शासन की व्यवस्था कर दी जाती है, तो ये आसान हो जाता है कि उस निकाय पर, उस लेवल पर एक व्यक्ति है जो जनता में से ही जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उन समस्याओं का समाधान कर पा रहा है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा आंसर एक विद्यार्थी ने भी लिखा है, रण सिंह राठौड़ ने, कि जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र व कम खर्चे में हो सके, इसके लिए स्थानीय शासन सहायक है। देखिए, मैंने अभी जो बात कही थी वही है कि हम बहुत जल्द अपनी समस्या का समाधान स्थानीय शासन से करवा पाते हैं। राज्य सरकार के पास इतने काम हैं कि वो आपकी समस्या को जल्द ही समाधान कर पाए, संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और सबसे सुगम तरीका है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का संबंध हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से होता है। रोजमर्रा की समस्याएं क्या है? स्वच्छ जल का प्रबंध, सड़कों की मरम्मत या सड़कों को बनवाना, कूड़ा करकट हटवाकर स्वच्छ करना या स्वच्छ रखना इत्यादि कार्य स्थानीय शासन के अधीन होते हैं। स्थानीय शासन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो ये वो क्षेत्र हैं जो स्थानीय शासन के अधीन होते हैं। हमारे यहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, सड़कों की मरम्मत करना, हमारे घर के आसपास सड़कें टूटी हुई है तो उन सड़कों का निर्माण करवाना, नहीं है तो बनवाना, और अगर है मरम्मत करवाना उनकी। कूड़ा करकट जो हमारे घर के आसपास पड़ा रहता है उस कूड़े करकट को वहाँ से हटाना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सारी ही समस्याएं जो होती है उन समस्याओं का समाधान हम स्थानीय शासन के माध्यम से करते हैं। दूसरे शब्दों में, गांव या शहरी निकाय के विकास की जिम्मेदारी किस पर होती है? स्थानीय शासन पर होती है। यानी कि अगर वो गांव का स्थानीय शासन है तो उसकी जिम्मेदारी है, और अगर वो शहर का स्थानीय शासन है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढे। भारत में स्थानीय शासन के विकास की अगर हम बात करें, किस प्रकार से भारत में स्थानीय शासन विकसित हुआ है, तो अगर हम ये कहें कि आज़ादी के बाद ही हमारी सरकार ने ऐसा सोचा हो कि हमें स्थानीय शासन की ज़रूरत है, तो हम गलत होंगे, क्योंकि स्थानीय शासन तो भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। जब राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय भी स्थानीय शासन होता था। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र की आधारशिला स्थानीय शासन है और लोकतंत्र का जन्म यहीं से होता है। सबसे पहले जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था किसी भी समाज में अस्तित्व में आई थी वो स्थानीय शासन के रूप में आई थी, क्योंकि एक समय में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसे हम कह सकते हैं राज्य का प्रारंभिक रूप एक कबीला हुआ करता था। वहाँ के लोग मिलजुल करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते थे, वही स्थानीय शासन हुआ करता था। वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ गई है तो उन कबीलों की जगह पर छोटे गांव और शहर को हम रख सकते हैं,
वहाँ की समस्याओं का समाधान वहाँ की जनता स्वयं करती है अपने किसी एक नेतृत्व के माध्यम से। तो भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार से हुआ है, अगर हम इसकी बात करें, प्राचीन काल में स्थानीय शासन भारत में अस्तित्व में था और हम इस स्थानीय शासन की जो निकाय थी उसे सभा कह करके पुकारते थे। जैसे वर्तमान समय में हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो कि एक गांव में त्रिस्तरीय मॉडल है, वहाँ अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नगरों में आ जाएं तो हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सभी नामों से पुकारते हैं। उस समय क्या कहा जाता था? सभा कहकर पुकारा जाता था। बाद में इसका नाम क्या हुआ? पंचायत। देखिए, पंचायत जो है वो देखा जाए तो बहुत प्राचीन काल में गांव से रिलेटेड एक शब्द है। गांव में आज भी आपको पता होगा जातिगत पंचायतें देखने को मिलती है, जिसमें कि प्रत्येक जाति की एक पंचायत होती है, उसका एक पंच होता है। पंच का मतलब एक पंच नहीं बल्कि 5 लोग होते हैं जो कि उस जाति से संबंधित वरिष्ठ होते हैं। लोगों में जिनका कोई विशेष स्थान होता है, उनको एक ड्यूटी दी जाती है कि आप जो है हमारे बारे में सोचेंगे, निर्णय लेंगे। ये लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है। हालांकि धीरे धीरे कानून के साथ इस प्रथा को समाप्त किया गया, क्योंकि अब निर्णय लेने का काम राज्यों का है, सरकार का है, न्यायपालिका है, तो फिर इन पंचायतों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये पंचायतें जो है वो संवैधानिक रूप ले चुकी है, वो जाति से बाहर निकलकर एक गांव की पंचायत बन चुकी है। तो ये कहा जाए कि सभा का स्थान किसने ले लिया? पंचायत ने। आधुनिक काल में 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नर जनरल। आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशवाद था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत का शासन एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता था और उस अंग्रेज अधिकारी को हम गवर्नर जनरल कह करके पुकारते थे। गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश में हमारे शासन का संचालन करता था। तो लॉर्ड रिपन जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1882 में, उनके काल में पंचायती राज व्यवस्था का विकास प्रारंभ किया गया। हालांकि सदियों पूर्व पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में थी, समय के साथ साथ ये व्यवस्था धूमिल होती चली गई। एक बार पुनः जब आधुनिक काल आया तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि स्थानीय स्तर पर तभी सुधार हो सकता है जबकि वहाँ का शासन वहीं के लोग खुद संभाले, और रिपन को हम इसके लिए एक उत्तरदायी मान सकते हैं जिन्होंने कि इस व्यवस्था को एक बार पुनः अस्तित्व में लाने का कार्य किया था। 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, शिवानी कह रही शायद आपने 1892 लिखाया था। नहीं, 1882 ही, आप एक बार चेक करिएगा, अगर हुआ है तो गलत है। 1882 है लॉर्ड रिपन का ये जो सुधार कार्यक्रम था भारत में। 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ये एक भारत में सुधार प्रक्रिया जो चल रही थी, संवैधानिक सुधार जिसको कहा जा सकता है, वो लंबे समय से चला आ रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद में समय समय पर बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए भारत का शासन चलाने के लिए। उसी कड़ी में, उसी सीरीज में 1919 और 1935 का जो अधिनियम पारित किया गया था, जिनको हम 2 अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। 1919 का अधिनियम जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1935 का अधिनियम जिसे हम प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये जो है वो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए लागू किए गए थे। और ये जो अधिनियम पारित किए गए थे, इसमें भी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने की कोशिश ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तो 1882 से लॉर्ड रिपन के काल से सुधार शुरू हुआ। 1919 और 1935 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बार पुनः इसको और ज़्यादा सुधरावा रूप देने की कोशिश की गई थी। फिर आते हैं हम भारत में, जो भारत के उस समय के बहुत बड़े नेतृत्व हुआ करते थे,
जिन्हें हम महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या पंडित नेहरू के रूप में जानते हैं, उनका पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के क्या सोचना था, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या दृष्टिकोण था। तो इसमें देखिए, महात्मा गांधी क्या मानते थे। भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे महात्मा गांधी, तथा पंचायती राज को भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया था महात्मा गांधी ने। गांधी ये चाहते थे कि भारत में जो शासन व्यवस्था स्थापित हो, हरण सिंह राठौड़ ने शायद 1935 में कैबिनेट मिशन लिखा है। नहीं, आप कैबिनेट मिशन के लिए 1935 में कहाँ चले गए। 1935 में एक अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट कहलाता है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है, 1935 के अधिनियम को हम भारत में प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1935 के अधिनियम में भारत में शासन चलाने के लिए जो प्रांत थे उनको स्वायत्ता प्रदान की गई थी। मतलब एक संघात्मक व्यवस्था का मॉडल जो था, जो भारत ने आगे चल करके अपनाया, वो वहीं से लगभग स्थापित हो चुका था। और 1947 में हमने जब अपना संविधान बनाया, तो संविधान में हमने ज़्यादातर बातों को 1935 के अधिनियम से लिया था, जो ब्रिटिश काल में भारत में लागू की गई थी। तो एक तरह से ये संविधान का एक छोटा रूप था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के पश्चात ये जो आप क्रिप्स मिशन की या कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी बाद के थे। इवन कैबिनेट मिशन तो भारत में भारत के लोगों को अपनी खुद की संविधान सभा का गठन करने के लिए भेजा गया था और भारत के लोगों को सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या कहना था। हमने महात्मा गांधी का दृष्टिकोण देख लिया। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देखिए, सत्ता दो तरह की होती है, एक होती है केंद्रीकृत सत्ता, सेंट्रलाइज्ड, और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको हम कहते हैं विकेंद्रित सत्ता। विकेंद्रित सत्ता में एक शासन की शक्ति केंद्र के पास रहती है और बाकी सभी प्रांत या राज्यों में बंट जाती है। फिर गांधी ये मानते थे कि प्रांतों में भी शक्ति जो है वो स्थानीय स्तर तक जानी चाहिए, और यहाँ तक कि गांधी का कहना था, जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि भारत का केंद्र जो है, भारत का दिल जो है वो कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। हम एक कृषि प्रधान देश के रूप में आज भी जाने जाते हैं और भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर आज भी है और उस समय भी थी। इसलिए महात्मा गांधी का मानना था कि हमें गांव से विकास की प्रक्रिया को शुरू करना है, स्थानीय लेवल पर एक शासन होना चाहिए, ये महात्मा गांधी का मानना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भी कुछ मानना तो ऐसा ही था, लेकिन फिर भी उनका दृष्टिकोण थोड़ा गांधी से अलग था। वो क्यों था, देखिए, पंचायती राज भारत के हित में है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था। लेकिन जातिवाद पहला, दूसरा धार्मिक भेद, इस व्यवस्था को चौपट कर देंगे, ये उनकी सोच थी। क्योंकि उस समय भारत इन दो बड़ी समस्याओं से ग्रसित था। एक तरफ कास्टिज्म, जिसे हम जातिवाद कहते हैं, दूसरी तरफ धार्मिक भेद। हिंदू मुस्लिम दो बड़ी कौम भारत में उस समय थी। इसके अलावा अन्य धर्मों के लोग भी भारत में थे। और अंबेडकर साहब का ये मानना था कि अगर इतने सारे धर्मों के लोग यहाँ पर हैं और हम केंद्र के बाद राज्य और राज्य के बाद स्थानीय स्तर पर भी शासन स्थापित करना चाहेंगे, तो लोग धर्म और जाति के आधार पर इस प्रकार बंटे हुए हैं कि वो कभी इसे सफल नहीं होने देंगे। वो केवल धर्म का केंद्र बन जाएगा या जाति का केंद्र बन जाएगा, और जो उम्मीद हम स्थानीय शासन से चाह रहे हैं, जो विकास हम स्थानीय शासन के मॉडल में देख रहे हैं, शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। ये मानना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। पंडित नेहरू का क्या मानना था। पंडित नेहरू कह रहे थे कि पंचायती राज या स्थानीय शासन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह माना कि धार्मिक भेद और जातिवाद इस व्यवस्था को चौपट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार पंडित नेहरू का ये मानना था कि पंचायती राज और स्थानीय शासन देश की एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता किस चीज से प्रभावित हो सकती है, जाति या धार्मिक भेद से। तो ये स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के शासन को लागू कर पाना शायद ठीक नहीं होगा, ये पंडित नेहरू का मानना था। और यही कारण है आज़ादी के बाद हमें स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने में लंबा समय लग गया। हमने 1992 में जाकर के स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया और उसके बाद उसे लागू किया गया।
फिर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। हाँ जी, एक विद्यार्थी हैं वो NR गांगुली हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्लास 12th में भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे क्या? हमने क्लास 12th का राजनीति का कोर्स लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 12th क्लास 11th दोनों में पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपने अगर कोर्स खरीद लिया है कोई दिक्कत नहीं है। आगे अभी तो आपको देखो क्लास 12th में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही होगी। वो रिकॉर्डेड क्लासेस अभी आपको केवल इसलिए मिल रही है कि जब आप 11th क्लास के एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे 12th क्लास में, अगर आप कुछ स्टार्टिंग में पढ़ना चाहें तो आपके पास कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। लेकिन जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपको 11th और 12th दोनों की इस बार लाइव क्लासेस मिलने वाली है आर्ट्स सेक्शन में। ठीक है, तो बात करते हैं हम स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन किस प्रकार से आगे बढ़ा। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए 1952 में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ये प्रारंभ किया। यानी कि स्थानीय शासन को स्थापित करने की दिशा में ये एक पहला कदम कहा जा सकता है। इसे हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। क्या था फर्स्ट स्टेप? वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो अब देखिए, सबसे पहला है जन सहभागिता बढ़ाना। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब उसमें जनता की भूमिका होनी चाहिए। जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। लोकतंत्रात्मक शासन में जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। अगर हम राज्य स्तर पर शासन की बात करें या केंद्रीय स्तर पर शासन की बात करें, दोनों ही जगह पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और वो प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का संचालन करते हैं। लेकिन जब बात आती है जनता खुद अपना काम खुद करे, यहां तो हम राज्य और केंद्रीय स्तर पर तो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर तो जनता खुद काम करेगी। जनता कैसे काम करेगी? अपने प्रतिनिधि का चुनाव तो जनता कर लेगी, वो चाहे सरपंच के रूप में हो, वो चाहे प्रधान के रूप में हो, वो चाहे अन्य किसी पदाधिकारी के रूप में हो, शहर में वो पार्षद के रूप में हो। लेकिन जनता उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, जनता से लगातार वो प्रतिनिधि मिलता रहेगा और उस प्रतिनिधि का काम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार एक्टिव मोड पर रहना होगा, क्योंकि जनता के बीच में ही है, आसपास में ही रहता है, कहीं और नहीं रहता है। जनता के बीच में जो व्यक्ति रह रहा है तो जनता उसे वैसे भी सोने नहीं देगी और लगातार उसे कहेगी कि हमारे यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, हमारे यहाँ पर राशन की दुकानों पर हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, खेल के मैदान हैं तो वो ऐसे हालात में है कि बच्चे वहाँ पर खेल नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल अगर किसी गांव में नहीं है तो उसके लिए भी उसे परेशान किया जाएगा कि यहाँ पर किसी एक स्कूल की व्यवस्था करवाई जाए, वहाँ पर अगर कोई प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है तो प्राथमिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए, गांव में अगर किसी प्रकार के बाजार की व्यवस्था नहीं है तो बाजार की व्यवस्था की जाए। ये सब चीज़ें जो है वो जनता उसे लगातार करती रहेगी, कहती रहेगी और उसे करना ही होगा। तो देखिए, जन सहभागिता को बढ़ाना पहला लक्ष्य यहाँ से निर्धारित किया गया था जब हमने आज़ादी के बाद स्थानीय शासन की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। पेयजल व्यवस्था में सुधार लाना। देखिए, पेयजल व्यवस्था में, हाँ जी, सुभाष पटेल क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका चैप्टर क्या नहीं पढ़ाए? देखिए, शायद आप कह रहे हैं न्यायपालिका चैप्टर नहीं पढ़ाया, शायद आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी। हम न्यायपालिका चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद ही हम स्थानीय शासन की तरफ आए हैं। देखिए, पेयजल व्यवस्था में सुधार लाना। पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी। आज़ादी के बाद पीने के पानी की समस्या से पूरा भारत ग्रसित था। गांव में पानी के लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं था जहां पर शुद्ध जल लोगों के घरों तक पहुंच सके। लोग जो पारंपरिक जल संसाधन थे उनके, जहां पर वो खुद अपना पानी इकट्ठा करके रखते थे, या तो नेचुरल कह लीजिए या फिर आर्टिफिशियल कह लीजिए, जो वो पानी संचित करके रखते थे, वो पानी लंबे समय तक एक जगह पर पड़ा रहने की वजह से गंदा भी हो जाता था। वहीं से जानवर पानी पीते थे और वहीं से इंसान भी पीते थे, तो वो अशुद्ध था, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे लोग। ऐसी स्थिति में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ये योजना बनाई गई कि पेयजल व्यवस्था में सुधार लाया जाए और उसमें जनता खुद भागीदारी निभाएगी, जनता को आगे लाया जाए, उन्हीं से काम लिया जाए
ताकि वहाँ पर शुद्ध जल की व्यवस्था हो सके। कृषि को उन्नत बनाना, जैसा कि मैंने बताया भारत एक कृषि प्रधान देश प्रारंभ से ही रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ये स्टेप भी रखा गया था कि हम कृषि को उन्नत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जनता को जागरूक करना जरूरी होगा। जनता में वो बातें लानी होगी जो कि कृषि की उन्नति में महत्वपूर्ण हो, यानी कि कृषि को लेकर के जनता को अच्छी शिक्षा देना, किस प्रकार से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हम किस प्रकार से कृषि में लगने वाले जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों से लोगों को जागरूक करना इस विकास कार्यक्रम का एक लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा भी इसमें आप देखेंगे, हाँ, तो इसमें जो है वो एक और छोटे उद्योग धंधों को उन्नत करना, ये भी लक्ष्य था, क्योंकि यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। भारत शुरू से ही इस प्रकार के उद्योग धंधों वाला ही देश था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ से कुटीर उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में थे। लघु उद्योग धंधे उससे कम थे और वृहद उद्योग धंधे तो उस समय लगभग नहीं थे। अंग्रेजों के काल में जरूर कुछ वृहद उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। तो चूंकि हमारा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही वो उद्योग धंधे ही थे, तो उन्हें पुनः उन्नत करना इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद में हमने अगला प्रोग्राम देखा जो एक स्टेप आगे कहा जा सकता है, वो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंग्लिश में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। IRDP शॉर्ट में इसको कह करके पुकारा जाता है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1966 से लेकर 1977 तक लगभग 10 वर्षों की अवधि के लिए चलाया गया था। ये प्रोग्राम एक तरह से एक प्रयोग था। इस प्रयोग के माध्यम से देखना था कि हम भविष्य में किस प्रकार से स्थानीय शासन को स्थापित कर पाएंगे। मनमोहन सिंह बैरवा पूछ रहे संडे की क्लास भी होगी क्या? नहीं, संडे की क्लास नहीं होती है, आपकी मंडे टू सैटरडे तक क्लासेस होती है, संडे को ऑफ रहता है। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चालू किया गया था, उसमें आप देखेंगे कि प्रारंभ में 20 जिलों से इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। यह एक तरह का क्या था? प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट था ये, जिसकी सफलता के आधार पर आगे के विकास के कार्यक्रम को तय करना था कि अगर ये सफल होता है तो हम इस प्रोग्राम को पूरे भारत में लागू कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है, कोई भी कार्यक्रम हम जब एक बड़े लेवल पर लाना चाहते हैं तो पहले उसे एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोटे लेवल पर देख लेना चाहिए, हो रहा है तो तभी उसे बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पहले केवल 20 जिलों से इसको प्रारंभ किया गया और बाद में ये प्लान रखा गया कि हम इसे पूरे भारत में धीरे धीरे लागू करेंगे। फिर बात करते हैं हम लक्ष्य की। देखिए, इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? किसानों की स्थिति में सुधार लाना, और वो भी सुधार विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक सुधार। भारत लंबे समय से कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित था या पीड़ित था। लोगों को जागरूक करना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लक्ष्य रखा गया कि लोगों में जो कुप्रथाएं फैली हुई है उनको धीरे धीरे जागरूक किया जाए। उन कुप्रथाओं को त्यागने के लिए उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। उन्हें आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए नए तौर तरीके बताए जाएं। पुराने तरीकों से वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और नए तरीके जब तक वो काम में नहीं लेंगे, तब तक वो आर्थिक क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर सकते। और आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से वो उन्नति कर सकते हैं, उन स्कीम्स को उन लोगों तक पहुंचाना, सरकार की स्कीम, सरकार की योजनाएं जो कि उन लोगों तक पहुंचे और लोग उनका लाभ उठा सके, वो तभी संभव था जब लोगों को जागरूक किया जाए। तो किसानों की स्थिति में सुधार लाना, ये पहला लक्ष्य रखा गया। दूसरा लक्ष्य था किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है? किसान जब अपनी फसल उगाता है वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ रहता है इसी चीज़ को लेकर के कि अगर उसकी फसल अच्छी खासी हो जाती है और उसे खरीदार ना मिले तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? उस फसल को कहाँ बेचेगा? उसे कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि अगर कोई नहीं खरीद पाता है तो सरकार खरीदेगी और
एक न्यूनतम उसका मूल्य निर्धारित करेगी कि इतने मूल्य पर तो वो खरीद ही लेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्याज का उत्पादन किसान करते हैं, आलू का उत्पादन किसान करते हैं। आलू बहुत बड़ी मात्रा में उगा लिया गया किसानों के द्वारा, लेकिन मार्केट में उनको खरीदार नहीं मिल पाया, तो फिर सरकार वो आलू खरीदे और कम से कम एक मूल्य निर्धारित किया जाए कि इस मूल्य पर जो है वो किसान से आलू खरीदा जाएगा या फिर इस प्रकार की फसल को खरीदा जाएगा। इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान निश्चिंत होकर के अपनी फसल उगा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाना। देखिए, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग जो हैं, जिन्हें हम बीपीएल कह करके पुकारते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। बिलो पॉवर्टी लाइन, भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे और आज भी काफ़ी लोग हैं जो इस रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतनी आय से नीचे के लोगों को हम बीपीएल कह सकते हैं, या इस प्रकार की सुविधाओं से जो वंचित लोग हैं वो बीपीएल की श्रेणी में कहलाएंगे। बीपीएल जो कि इतने गरीब कि वो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा न कर सके, तो सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा। जैसे कि उनको कम से कम इतना अनाज मिले कि वो पेट भर के भोजन कर सके, उनके बच्चों के लिए सरकार की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था की जाए और चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। देखिए, 3 चीज़ें जो है वो सबसे पहली आवश्यकताओं में गिनी जाती है। रोटी, उसके बाद शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और बीपीएल के लोग इनसे बहुत दूर थे, वंचित थे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तय किया गया कि इन लोगों को कम से कम ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में नागौर जिले से, कहाँ से? नागौर जिले से 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, और उसके बाद यानी कि राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर इसे शुरू किया गया, और धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में इसको स्थापित किया गया। लेकिन ये संवैधानिक स्वरूप नहीं था। सभी राज्य पंचायती राज व्यवस्था के मॉडल को अपने अपने तरीके से अपना रहे थे। जिस राज्य को जैसा मॉडल उचित लग रहा था वो उसी मॉडल को अपने यहाँ पर अपना रहे थे। हाँ जी, एक विद्यार्थी है मोनिका, शायद वो कह रही है 1960 और 1970 दर्शन में प्रदेशों में आपका जो कुछ लिखा हुआ है मुझे प्रॉपर नहीं समझ में आ पा रहा है कि आपने क्या लिखा है। चलिए, अब हम बात करेंगे, चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से भारत में स्थानीय शासन का विकास हुआ। तो स्थानीय शासन के विकास के लिए सरकार ने जो कदम उठाने शुरू किए, उसमें जहाँ हमने देखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहले प्रारंभ किया गया, उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, उसके बाद एक कमेटी गठित की गई जिसे हम बलवंत राय मेहता कमेटी कहते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बलवंत राय की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और काम दिया गया था कि वो स्थानीय शासन कैसे स्थापित किया जाए, वो भी ग्रामीण स्थानीय शासन, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ग्रामीण स्थानीय शासन कैसे स्थापित होना चाहिए, उसके लिए एक रिपोर्ट देनी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी अपनी, वो रिपोर्ट थी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय शासन 3 स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी, उन्होंने कहा था त्रिस्तरीय मॉडल। इस त्रिस्तरीय मॉडल में 3 स्तर जो बताए गए थे वो था, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर आता है जिला परिषद।
ये गांव के स्तर पर हो जाएगी, उसके बाद ये ब्लॉक लेवल पर हो जाएगी या खंड स्तर पर हो जाएगी, और उसके बाद में ये जिला स्तर पर हो जाएगी। तो ये 3 स्तरों पर त्रिस्तरीय मॉडल का स्वरूप जो है वो बलवंतराय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था कि हम गांव में जो स्थानीय शासन को लागू करना चाहते हैं वो इस मॉडल में होना चाहिए। 3 स्तर होने चाहिए। इसके शुरुआत इसकी गांव से होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई के रूप में हम ग्राम पंचायत स्थापित करेंगे। उसके बाद खंड स्तर पर एक पंचायत समिति होगी जिसे ब्लॉक लेवल भी कहा जा सकता है, और सबसे बड़े स्तर पर पूरे जिला स्तर पर हम जिला परिषद को स्थापित करेंगे। ये उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी। तो अगर बलवंतराय मेहता कमेटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप केवल इतना ही बताएंगे, बलवंतराय मेहता कमेटी का गठन 1957 में किया गया था। बलवंतराय मेहता कमेटी को काम दिया गया था ग्रामीण स्थानीय शासन के मॉडल को स्थापित करने के लिए सुझाव देना, और उन्होंने जो सुझाव दिया था वो था त्रिस्तरीय मॉडल, और जो त्रिस्तरीय मॉडल था वो ये इस प्रकार से उन्होंने दिया था। अब आगे चलते हुए हम बात करेंगे, एक और समिति गठित की गई थी जिसे अशोक मेहता समिति कहते हैं। ये अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति ने इन 3 स्तरों में से एक स्तर को घटा दिया और 2 स्तरीय मॉडल, यानी कि 2 स्तर पर ही होनी चाहिए पंचायत समिति, तीसरे स्तर की आवश्यकता नहीं है, ये अशोक मेहता समिति ने माना था। तो उन्होंने तीसरा स्तर कौन सा नहीं माना वो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर बहुत छोटी इकाई है तथा ग्रामीण जनता इस स्तर पर सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकती। तो यानी कि 2 मॉडल अगर होंगे तो वो कौन कौन से होंगे? अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 2 ही मॉडल इन्होंने रखा है। इस मॉडल में 2 ही स्तर रखे हैं। जो सबसे छोटा हमने ग्राम पंचायत वाला देखा था, ग्राम पंचायत जो कि बलवंतराय मेहता कमेटी ने कहा था कि होनी चाहिए, इसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रामीण जनता इस स्तर पर सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकती। गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, वो शायद इस ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। इसलिए अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों पर ही पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही थी। आगे बात करते हैं हम पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति ने 1990 में अपनी रिपोर्ट दी थी 1989 में, और इनका क्या काम था? इनका काम था, यानी कि इन्होंने जो बात बताई थी वो था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे संविधान में जब तक स्थान नहीं मिल पाएगा तब तक हम पंचायती राज व्यवस्था के सपने को जो साकार करना चाहते हैं वो सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। 3 समितियां गठित की गई और तीनों समितियों ने 3 अलग अलग बातें दी। बस तीनों समितियों के लिए आप 3 अलग अलग बातें याद रख लीजिए। बलवंतराय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय मॉडल, अशोक मेहता कमेटी 2 स्तरीय मॉडल, पी.के. थुंगन समिति, इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी हम पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं वो स्थापित हो सकती है। अब आ जाइए आप, जैसा कि मैंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किए गए। तो ये है 73वां संविधान संशोधन। ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दौर था, क्योंकि हम एक नए शासन को स्थापित कर रहे थे संवैधानिक तौर पर। 2 स्तरों पर तो ऑलरेडी शासन व्यवस्था थी ही, केंद्रीय और राज्य स्तर पर। अब तीसरा स्तर स्थापित होने वाला था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने वाला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था जब हम एक नए स्तर को यहाँ पर जन्म दे रहे थे, और ये था पंचायती राज व्यवस्था को या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। विधेयक कब पारित हुआ? 73वें संविधान संशोधन का दिसंबर 1992 में पारित हुआ, और इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया।
हाँ बिल्कुल, रण सिंह राठौड़ कह रहे हैं 1992 में इस समिति के सुझाव के आधार पर ही ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो संवैधानिक दर्जा इसी समिति के सुझाव के आधार पर दिया गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहां आप देख पाएंगे कि विधेयक पारित हुआ 1992 में, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची का नाम क्या रखा गया? पंचायती राज। जब भारत का मूल संविधान बनाया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9वीं 10वीं 2 अनुसूचियां पहले जोड़ दी गई, उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करना था उस समय पंचायती राज के नाम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से 29 विषय राज्यों से पंचायती राज व्यवस्था को स्थानांतरित कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। पहले ये विषय किसके अधीन थे? राज्य सरकारों के अधीन थे। पहले ये काम राज्य सरकार करती थी, अब वही 29 विषयों पर काम कौन करेगा? पंचायती राज व्यवस्था करेगी। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महत्वपूर्ण बातें एग्जाम में पूछी जाए, आप क्या क्या याद रखेंगे? ये विधेयक 1992 में पारित हुआ था और 1993 में इसे लागू कर दिया गया। इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज के नाम से। 29 विषय जो कि राज्य सरकारों के पास अभी तक थे वो दे दिए गए, अब किसको? पंचायती राज को दे दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस संशोधन से निश्चित समयावधि में चुनाव, निर्धारित कार्यकाल, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग इत्यादि की व्यवस्था की गई। यानी कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया तो ये निश्चित कर दिया गया कि समयावधि में चुनाव होंगे, यानी कि 5 साल का समय है तो प्रति 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए। कार्यकाल निर्धारित रहेगा, आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी वो भी तय कर दिया गया। इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। लेकिन जब बात आती है स्थानीय स्तर के चुनाव करवाने की तो उसके लिए राज्य स्तर पर एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एक वित्त आयोग भी होना चाहिए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक विद्यार्थी ने पूछा, सर मैं 12th क्लास से हूँ, क्या आपने जो 3 मॉडल पेपर दिए हैं वो है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, 3 मॉडल पेपर डाले हुए हैं ऐप में, आपको 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अब जो त्रिस्तरीय ढांचा दिया गया था जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें आप देख सकते हैं गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर ये त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद जिला प्रमुख, ये 3 पदाधिकारी होते हैं। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है, जनता चुनती है, जबकि ये दोनों ही चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, जनता के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। तो यहां पर आपने देखा कि जो 3 लेवल है, त्रिस्तरीय ढांचा जो दिया था उस त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत गांव में गांव पंचायत होगी जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ब्लॉक, कुछ गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनेगा, खंड बनेगा जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। फिर एक जिले में जितने भी ब्लॉक होंगे उन सब पर एक जिला परिषद होगी। जिला परिषद का पदाधिकारी जिला प्रमुख कहलाएगा, पंचायत समिति का पदाधिकारी प्रधान कहलाएगा और ग्राम पंचायत का पदाधिकारी सरपंच कहलाएगा, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा और इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसमें एक चीज और देखेंगे आप, सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम सभा होगी। कौन होगी? ग्राम सभा। और ग्राम सभा में सभी वयस्क ग्रामीण भाग लेंगे, यानी कि गांव में रहने वाले जितने भी वयस्क एडल्ट होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। वयस्क का मतलब क्या है? 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है
वो और उसके ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे और वो मिलकर सरपंच के साथ अपने विकासात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब देखिए चुनाव में आप बताएंगे राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनका चुनाव होगा, जिसे हम राज्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे। यानी कि जैसे भारत का निर्वाचन आयोग होता है और वहां पर निर्वाचन आयुक्त पूरे भारत में जो केंद्र व राज्य स्तर के चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक उसी प्रकार से स्थानीय शासन जो होगा उसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा करवाए जाएंगे, जिसे राज्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। प्रति 5 वर्ष में इसके चुनाव होंगे और अगर कोई निकाय समय से पहले भंग हो जाता है तो 6 माह की अवधि में वापस चुनाव करवाए जाने जरूरी है। कई बार हो सकता है कि 2 साल तक ही किसी निकाय ने काम किया और 2 साल में ही भंग हो गया वो निकाय, तो ऐसी स्थिति में वापस चुनाव करवाने होंगे तो चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होने अनिवार्य है। तो ये आपने देखा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से चुनाव के लिए क्या व्यवस्था की गई। ठीक इसी प्रकार से आरक्षण की भी व्यवस्था की गई इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसमें आप देखेंगे महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहां विशेष ध्यान रखने वाली बात है, भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण का यह पहला मौका था जब उनको यह आरक्षण दिया गया था। मांग लंबे समय से चल रही थी। आज भी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं प्राप्त है, लेकिन स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह तय कर दिया गया कि 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जितने भी स्थान होंगे। यानी कि अगर 100 स्थान हैं, 100 सीटें हैं, तो उसमें से 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन इनका आरक्षण क्या होगा? इनका आरक्षण होगा जनसंख्या के अनुपात में। जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उनको आरक्षण मिलेगा। अगर हम पूरे भारत में बात करें कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है तो वो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में लगभग 8.2 अनुसूचित जनजाति का और 16.2 अनुसूचित जाति की जनसंख्या मानी जाती है भारतीय जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में। और इसी दृष्टिकोण से लोकसभा में उनके लिए स्थान भी आरक्षित किए गए हैं। लेकिन जब बात आती है स्थानीय स्तर के चुनावों की, तो ये देखना होगा कि वो जो स्थान है जहां पर चुनाव करवाया जा रहा है वहां अनुसूचित जाति के लोग कितने रहते हैं और जनजाति के लोग कितने रहते हैं, उसी के अनुपात में उनको आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कुल आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के होंगे। जैसे कि आप यूं समझ सकते हैं कि माना कुल स्थान, कुल सीटें जो है वो कितनी है? 100 है। तो महिला के लिए कितनी हो जाएगी? महिला के लिए हो जाएगी 33 सीटें। ये महिलाओं के लिए तो रिजर्व रहेगी। अब मानते हैं 2 मिनट के लिए कि SC और ST को जो आरक्षण दिया गया है, तो SC का आरक्षण, अनुसूचित जाति का आरक्षण जिसे हम कहेंगे, वो 100 में से 16 सीटें रख दी गई, क्योंकि 16.2 भारत की जनसंख्या के अनुपात में ही मैं बता रहा हूं, और ST के लिए 8 सीटें रख दी गई। तो जो 16 सीटें हैं, इन 16 में से ही जो 1/3 सीटें होंगी वो किसकी होगी? ऐसी महिला की होगी। 1/3 सीट SC वुमेन्स यानी कि SC महिला की होगी, शेड्यूल कास्ट महिला की होगी। इनमें से महिलाओं को, जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं होंगी उनको आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स जो होगा 8%, 8 सीटें उनकी है। 8 में से 1/3 सीटें जो होगी वो शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं को मिलेगी। और ये 33 सीटें जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये सीटें होंगी टोटल महिलाओं के लिए, मतलब ये होगी जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए। तो यहाँ आप यह ध्यान रखेंगे आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? 1/3 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और आरक्षित स्थान जो होंगे वो होंगे रोटेशनल सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं चक्रानुक्रम, बारी बारी। एक बार जिस स्थान को आरक्षित कर दिया गया,
दोबारा वो नहीं होगा बल्कि बदल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें शहरों में जो चुनाव होते हैं वहाँ पर वार्ड रखे जाते हैं। नगर निगम में क्या बनते हैं? वार्ड बनते हैं। नगर निगम या नगर पालिका के जब चुनाव होते हैं, अब वार्ड में अपन मानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से वार्ड बने हुए हैं। 1 नंबर वार्ड को इस बार क्या किया गया? एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो अगली बार 1 नंबर वार्ड नहीं होगा, रिजर्वेशन बदल जाएगा, 4 नंबर वार्ड को एससी के लिए रख दिया। ठीक इसी प्रकार से इसको रखा गया महिला के लिए, यानी कि वुमेन्स के लिए। अब अगली बार जो होगा 2 नंबर वार्ड महिला के लिए नहीं रहेगा, इस बार में 5 नंबर वार्ड आ जाएगा। तो ये होता है कि इसको चक्रानुक्रम में रखा जाएगा। एक ही बार, हर बार वो एक ही स्थान जो होगा वो आरक्षित नहीं रहेगा बल्कि वो बदलता रहेगा। सचिन सोलंकी कह रहे हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, उसके प्रभाव से ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ऐसा नहीं है सचिन। ताड़ी विरोधी आंदोलन से महिलाओं की आवाज बुलंद हुई थी और जब 73वां संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो महिलाओं के लिए 1 तिहाई स्थान उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनको प्रदान किए गए थे। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन का परिणाम नहीं है 73वां संविधान संशोधन, ये तो एक प्लान चल रहा था। कब से? जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तब से, आज़ादी के बाद से ही चल रहा था। समय लग गया उसको 1992 तक आते आते। तो यहाँ ये उसका परिणाम नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन से महिलाओं की आवाज़ बुलंद हुई और महिलाओं को 1 तिहाई स्थान यहाँ पर मिल पाए। अब देखेंगे हम वित्त आयोग की बात करेंगे। राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में, ये भी 73वें संविधान संशोधन के अंदर कर दिया गया था कि हर 5 वर्ष से एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का काम क्या होगा? वित्त आयोग का काम होगा कि वह राज्य सरकार को परामर्श देगा। क्या परामर्श देगा? कि ग्रामीण और नगरीय शासन जो है उसके विकासात्मक कार्यों के लिए आपको कितना वित्त प्रदान करना है। अलग से एक कोटा रखा जाएगा राज्य सरकार का, यह है स्थानीय निकायों के लिए, इतना आपको खर्च करना है। कितना करना है ये रिपोर्ट कौन देगा? ये वित्त आयोग के द्वारा दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, स्थानीय शासन वित्तीय आधार पर जो है वो राज्य पर ही निर्भर होता है, राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है। राज्य सरकार ही स्थानीय शासन के लिए एक वित्त निर्धारित करती है वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। अब हम आते हैं 74वें संविधान संशोधन पर। 73वां संविधान संशोधन जहां ग्रामीण स्थानीय शासन की बात करता है, वहीं 74वां संविधान संशोधन जो है वो करता है शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन। ये किसके लिए है? नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना 74वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ? 73वें के साथ ही पारित हुआ 1992 में। लागू कब किया गया? जून 1993 में, यानी कि 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका नाम से, जबकि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज के नाम से जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस अनुसूची में 18 विषय जो थे वो दे दिए गए किसको? अब नगरीय निकायों को, यानी कि 29 विषय जो है वो पंचायती राज को दिए गए और 18 विषय राज्यों में से जो राज्य सरकार काम कर रही थी, अब वो विषय किसको सौंप दिए गए? वो सौंप दिए गए अब स्थानीय स्वशासन में जो नगरीय निकाय होंगे वो इन पर काम करेंगे, राज्य सरकार नहीं करेगी। नगरीय निकाय की संरचना देखिए। संरचना में आप बताएंगे नगर निगम सबसे बड़ा निकाय होता है, नगर पालिका मध्यम दर्जे का होता है, नगर पंचायत सबसे छोटा, यानी कि ये 3 निकाय जो हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखिए, अगर हम ग्रामीण ढांचे की बात करें, ग्रामीण स्वशासन, तो उसमें त्रिभुजाकार आकृति पर चले जाइए। ये है, एक के नीचे दूसरी इकाई काम करती है। सबसे ऊपर जो इकाई काम करती है वो है जिला परिषद। जिला परिषद के अधीन क्या होती है?
जिला परिषद के अधीन होती है पंचायत समितियां। पंचायत समितियां, और पंचायत समितियों के अधीन सबसे नीचे का लेवल जो है वो किसका है? ग्राम पंचायतों का। ग्राम पंचायत, ये जो आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति या पिरामिडाकार आकृति हम कहते हैं, यह है ग्रामीण स्वशासन की। और अगर हम शहरी स्वशासन की बात करें या नगरीय निकाय की बात करें, नगरीय स्वशासन, तो नगरीय स्वशासन पिरामिडाकार नहीं है। नगर निगम सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं नगर निगम सबसे ऊपर है। ये है इस स्थिति में, ये तीनों ही अलग अलग इकाइयां हैं। यहां आप सबसे पहली इकाई के रूप में नगर निगम को ले लीजिए, दूसरी इकाई के रूप में आप क्या रखेंगे? नगर पालिका रखेंगे, नगर पालिका। और तीसरी इकाई के रूप में क्या होगी सबसे छोटी? नगर परिषद, नगर परिषद। और ये जो नगर निगम होगा वो जनसंख्या के आधार पर तय होता है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या तो नगर निगम होगा, 20,000 से 5 लाख के बीच में है, यानी कि 5 लाख से कम और 20,000 से ज़्यादा नगर पालिका लगेगी वहाँ पर, और नगर परिषद वहाँ लगेगी जहाँ 20,000 से भी नीचे, यानी कि गांव से शहर बनने की एक संक्रमण अवस्था में है कोई क्षेत्र, तो वहाँ पर हम नगर परिषद रखेंगे। तो ये दो अलग अलग प्रकार के ढांचे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सेम इस प्रकार का ढांचा यहाँ पर अपनाया गया है। नगर निगम की संरचना में आप समझेंगे कि 5 लाख की जनसंख्या से अधिक जहां होगी वहां पर नगर निगम होगा, और वर्तमान समय में 5 लाख है, जबकि पूर्व में जनसंख्या कितनी रखी गई थी? 3 लाख रखी गई थी। वर्तमान समय में जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वो क्या होगा? नगर निगम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें नगर निगम की, तो जोधपुर एक नगर निगम है। जोधपुर क्या है यहाँ पर? नगर निगम, क्योंकि जनसंख्या क्या है? 5 लाख से ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। तो इसी प्रकार से जिन जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहाँ नगर निगम लग जाएगा। नगर निगम को वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है, और ये चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता उसमें भाग लेती है। और नगर निगम का हेड कौन होता है? महापौर, मेयर। मेयर का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कौन चुनाव में भाग लेता है? जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है। कार्य क्या है नगर निगम के? नगर निगम नहीं, यहां हम नगर निगम के समान कार्य नहीं, बल्कि हम यहां पर कार्यों की चर्चा करेंगे। अभी यहां पर कार्यों की चर्चा की जाएगी कि नगर निगम के कार्य क्या हैं। चलिए देखिए, नगर निगम के कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम क्या है? अस्पताल, डिस्पेंसरी, टीके इत्यादि का ध्यान रखना। दूध तथा खाने की अन्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना। बहुत सिंपल साधारण से कार्य है। साफ व पीने के पानी व बिजली की सप्लाई हमें मिल रही कि नहीं, इसका ध्यान रखना। प्राइमरी सेकेंडरी विद्यालय तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना, अगर है तो उनके संचालन पर ध्यान देना। युवाओं के खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना। युवा अगर खेलने के लिए उनको मैदानों की ज़रूरत है, खेल के मैदान बनाना, और अन्य प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है तो सुविधाओं की व्यवस्था वहाँ पर करना। सड़कों, गलियों तथा बाजारों की समुचित देखभाल करना, ये नगर निगम का कार्य होता है। आय के साधन क्या है? नगर निगम को कहाँ से आय प्राप्त होती है? संपत्ति कर, वाहन कर, थिएटर कर, विज्ञापन, ये सब आय के साधन है। शिक्षा, पानी, बिजली तथा टोल टैक्स पर जो कर मिलता है, शॉपिंग सेंटर पर जो कर प्राप्त होता है, ये सब नगर निगम की आय के साधन कहलाते हैं। नगर पालिका दूसरा लेवल, संरचना क्या है? 20,000 से अधिक जनसंख्या और 5 लाख से कम जनसंख्या पर नगर पालिका लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। ये भी वार्डों में विभाजित होती है, जिस प्रकार से नगर निगम अलग अलग वार्डों में विभाजित होता है। प्रत्येक वार्ड से नगर निगम की तरह नगर पालिका में भी पार्षद का चुनाव होता है, और ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि
जनप्रतिनिधि करते हैं। जनता नहीं करके कौन करते हैं? जनप्रतिनिधि करते हैं। जबकि प्रत्यक्ष मतलब जनता खुद भाग लेती है। पार्षद का चुनाव आप स्वयं भी करते हैं, अपने घर के आसपास भी चुनाव किया जाता है। और नगर निगम के हेड को महापौर कहा जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पंचायत जो है वो आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई के रूप में है। नगर पंचायत जो शहर गांव बनने की प्रक्रिया, जो शहर गांव से नगर बनने की प्रक्रिया में हो, यानी कि पहले गांव थे, अब धीरे धीरे वहां पर वो नगर की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है। जनसंख्या इसकी 20,000 से कम होती है, क्योंकि 20,000 से ऊपर होगी तो नगर पालिका लग जाएगी। चुनाव, कार्यकाल, कार्यशक्तियां इत्यादि सभी किस तरह से है, जैसे नगर निगम करता है वैसे यहाँ पर भी होता है सारा। और पदाधिकारी यहाँ पर क्या कहलाता है? नगर पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। यहाँ पर भी सेम वही सिस्टम है। पार्षद का जो चुनाव होता है वो जनता करती है, और जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने स्थानीय शासन के बारे में गहनतापूर्वक अध्ययन किया है। चैप्टर भी आपका यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। इसमें आपने देखा कि भारत में स्थानीय शासन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक पहुँचा है। शुरुआत हुई थी 1952 में, जब हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भारत में अपनाया था, और उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1966 में अपनाया गया, 67 तक, जो कि 77 तक के लिए था, यानी कि एक 10 वर्षीय प्रोग्राम था। उसके बाद हमने समितियां गठित की, जिसमें बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, और फाइनली हमने 1992 में संविधान में संशोधन करते हुए इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और पूरे भारत में एक समान स्थानीय शासन के मॉडल को अपनाया गया। तो हमारी मुलाकात अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में होगी, और हमारी मुलाकात अब होगी सोमवार को, यानी कि कल कोई क्लास नहीं होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।